उन दिनों मैं नया नया अध्यापक बना था। मेरी पोस्टिंग एक कस्बे में हुई थी। वहाँ एक बुज़ुर्ग ने मेरी बड़ी सहायता की। उनका नाती मेरे ही स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने अपने जानकार के यहाँ मुझे कमरा भी दिलवा दिया था। वहीं पास में एक छोटे से ढाबे पर खाने का बंदोबस्त भी करवा दिया था। वह ढाबा एक अधेड़ उम्र की महिला चलाती थी। उसके पास 10-12 परमानेंट ग्राहक थे। वह घर जैसा खाना खिलाती थी। कस्बा काफ़ी बड़ा था। आप यूँ कह सकते हैं कि वह एक छोटे शहर जैसा था। लगभग रोज़मर्रा की हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध हो जाती थी। स्कूल मकान से 2 किलोमीटर दूर था। बुजुर्ग अंकल ने एक साइकिल की व्यवस्था और कर दी थी ताकि मुझे कहीं आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। जहाँ से मुझे साइकिल दिलवाई थी वह भी बहुत सज्जनपुर दुकानदार थे। उन्होंने मुझे 500 रुपये में साइकिल दे दी थी। मुझे कुछ 5 महीने किस्त देनी थी। मैं कभी साइकिल से और कभी पैदल स्कूल चला जाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। महीने 2 महीने में काफ़ी लोग मेरे परिचित हो गए थे। स्कूल हाई स्कूल तक था। कुछ लोगों के अनुरोध मैंने 5-6 बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इससे अच्छी आमदनी होने लगी। एक दिन वहाँ के शर्मा जी ने, जिनका काफ़ी रसूख था उस इलाके में, अपने लड़के और लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझसे अनुरोध किया। मैंने उन्हें समझाया कि मैं किसी के घर में ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाता। पर जब उन्होंने बताया कि वो मेरी लड़की को अकेले भेजना नहीं चाहते तो मुझे उनकी बात सही लगी और मैंने हाँ भर दी। दोनों बच्चे 8वीं और 9वीं क्लास के थे। शाम को 8 बजे मैं उनको पढ़ाने जाने लगा। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं अक्सर पैदल ही जाता था। वापसी में ढाबे पर खाना खाकर ही आता था। सर्दियों का महीना था। बाजार जल्दी बंद हो जाता था। लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, इसलिए ट्यूशन पढ़ाकर आते समय बहुत अंधेरा हो जाता था। शर्मा जी काफ़ी अच्छे इंसान थे और उनके बच्चे भी पढ़ने में बहुत तेज़ थे, इसलिए उनका मैं मना भी नहीं कर सकता था। खाना खाते खाते मुझे वहाँ पर 10 बज जाते थे। वापसी में कोई भी नहीं मिलता था मेरे को। पूरी सड़क खाली पड़ती थी। एक दिन मैं रात में जब ट्यूशन पढ़ाकर ढाबे पर पहुँचा तो वहाँ मेरे एक परिचित मिल गए। खाना खाते और बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। जब उस अम्मा ने मुझसे कहा, साहब दुकान बढ़ानी है, तब मैंने घड़ी पे नज़र डाली तो घड़ी में 11 बजे थे। मैं घबरा कर बोला, बहुत देर हो गई यार। वो बोले, कोई बात नहीं, रात अपनी है, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। मैंने कहा, नहीं रहने दो, मैं चला जाऊँगा। वो बोले, ठीक है, फिर मिलेंगे। मैंने कहा, धन्यवाद शर्मा जी, निकलता हूँ। मैं भी घर की ओर थोड़ा तेज़ चल पड़ा। सोचा तेज़ चलने से शरीर की गर्मी बनी रहेगी। अभी अपने घर से थोड़ा दूर ही था, तभी मुझे लगा कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। मैंने उधर मुड़ कर देखा पास के मकान से एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 19 के आसपास होगी, मुझे आवाज़ दे रही थी। मुझे लगा शायद उसे मुझसे कोई काम है। मैं उसके पास पहुंचा। वह गोरे रंग और लंबे बालों की काफ़ी आकर्षक लड़की थी। एक बार जो भी उसे देख ले, प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। मैंने पूछा, बोलिए कैसी आवाज़ दी आपने? उसने मेरा नाम लेकर कहा, आप विनय सर है ना? मैं एक बारगी, एक अजनबी लड़की को अपना नाम लेते हुए देखकर चौंक गया। मैं बोला, आप मुझे कैसे जानती हैं? वह मुस्कुराकर बोली, सर बच्चों से पता चला। आसपास काफ़ी बच्चे रहते हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी रोज़ इधर से आते जाते रहते हैं। मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि मैंने कैसा सवाल पूछा उससे। ये सही था कि मुझे जानने वाले बहुत थे। मैंने पूछा, अच्छा आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वह बोली, सर ज़्यादा कुछ नहीं, मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ। मैं अंग्रेज़ी में कमज़ोर हूँ। चाहती हूँ आप मेरी थोड़ी सहायता कर दें। फीस आप जो भी कहेंगे मैं दे दूँगी। देखिए सर, आप मना मत करना क्योंकि मैं बहुत आशा से आपके पास आई हूँ।
मैं काफ़ी दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, लेकिन आज तो आपने बहुत देर कर दी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, बस कोई परिचित मिल गया था, इसलिए देर हो गई। हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है, वह बोली। अच्छा, आप अब मेरे बारे में बताइए, मैंने कहा। मैं सोचकर बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। वह जिद करने लगी तो मैंने हाँ कर दी। कहा, कल 10 बजे मैं आ जाऊँगा। वह बोली, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमरे पर आकर चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर वह मेरे दिमाग पर छाई रही, फिर मैं सो गया। अगले दिन 9 बजे वही मिली, अपने घर के सामने। उसके साथ मैं अंदर गया। देखा, उसका कमरा बहुत व्यवस्थित था, हर चीज़ अपने जगह पर थी। कमरा इतनी सर्दी में भी गर्म था। वह वहाँ पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी के दूसरी ओर एक और चेयर थी। वह उस चेयर पर बैठ गई। मैंने उसकी इंग्लिश की किताब मांगी। उसने उठाकर किताब ला कर दी। फिर मैं उसको पहला अध्याय पढ़कर समझाने लगा। वह बड़ी तल्लीनता से हर बात समझ रही थी। उसकी तल्लीनता देखकर मुझे अच्छा लगा। 10 बज गए। मैं वहाँ से अपने घर आ गया। इस तरह एक महीना बीत गया। आज जाते ही उसने मुझे मेरी फ़ीस का 200 रुपया बिना मांगे दे दिया था। मैंने कहा भी, इतनी जल्दी क्या है? वो बोली, ज़रूरी है, आपका मेहनताना है ये। समय पर देने से मुझे भी संकोच नहीं रहता। आज अचानक मेरी घड़ी की चैन की पिन निकलकर कहीं गिर गई। मैंने पढ़ाते समय घड़ी उसी टेबल पर रख दी। जाते वक्त मैं अपनी घड़ी वहीं भूल गया। अगला दिन रविवार था, इसलिए मैं देर से उठा। जैसे मैं उठा, मुझे घड़ी की याद आई। मैं सोचने लगा, घड़ी कहाँ रखी है? तभी मुझे रात की बात याद आ गई कि घड़ी की चैन की पिन कहीं गिर गई थी, इसलिए घड़ी उसकी टेबल पर छूट गई। मैंने सोचा, नहा धोकर फिर जाऊंगा उसके घर घड़ी लेने। मैं नहाने धोने के बाद तैयार होकर उसके घर पहुंचा। मैंने मुख्य द्वार को खटखटाया। तभी एक बूढ़ी महिला ने दरवाज़ा खोला। वह बोली, आप कौन? मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी लड़की का ट्यूशन टीचर। वह बोली, भैया आप गलत घर में आए हैं, हमारे घर कोनो लड़की नहीं रहती। मैं बोला, अम्मा क्या बात करती हो, मैं रोज़ यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ। उसे लगा मैं दिमाग से कोई मरीज हूँ। वो बोली, आपके समझ क्यों नहीं आता, मेरे घर कोई लड़की नहीं रहती। मैं बोला, अम्मा वह जो सामने वाला कमरा है ना, उसमें मैं रोज़ पढ़ाने आता हूँ। आपको विश्वास ना हो तो मैं बता सकता हूँ उस कमरे में क्या क्या है। मैंने कमरे का ब्यौरा दे दिया। वह अब संशय में पड़ गई। जो मैंने बोला था वह अक्षरशः सत्य था। उसने कहा, भैया बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने पिछले 4 सालों से वह कमरा कभी खोला ही नहीं, फिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? मैंने कहा, आपको भरोसा ना हो तो कमरा खोल के देख लो, टेबल पर मेरी टाइटन की घड़ी पड़ी है। बुढ़िया ने मेरा चेहरा देखा, फिर एक बैग से चाबियों का एक गुच्छा निकाला, फिर मेरे सामने घर का ताला खोलकर दरवाज़ा खोला। कमरे से तेज़ बदबू का भपका निकला, जो अक्सर ही लंबे समय से बंद कमरे में आता ही है। पूरा कमरा मकड़ियों के जाले से अटा पड़ा था। टेबल पर मेरी घड़ी पड़ी थी। मैंने घड़ी उठा ली। बुढ़िया को मेरी बातों पर भरोसा हो गया। मैंने जब लड़की का पूरा ब्यौरा दिया तो बुढ़िया बोली, बेटा वो मेरी ही लड़की थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। पता नहीं एक दिन क्या हुआ, उसने कमरे में खुद को फांसी लगा ली थी। हमने बहुत प्रयास किया कारण जानने का, पर कुछ पता नहीं चला। तब से कमरा बंद। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दोबारा इधर ना आना। ये बताते बताते बुढ़िया के आंसू बह रहे थे और मैं भी उसे शांत करते हुए वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ से हिम्मत करके तो घर पर आ गया था, लेकिन आते ही मुझे बुखार चढ़ गया।
मैं उसी बुखार में स्टेशन चला गया और ट्रेन पकड़कर अपने गांव चला गया। वहीं से मैंने अपने प्रिंसिपल को इत्तला भेज दिया। फिर मैं उस कस्बे में दोबारा गया नहीं। 1 महीने में कोशिश करके मैंने अपना तबादला दूसरी जगह करवा ही लिया। आगे की स्टोरी कल की ही पार्ट 2 है, तो कंटिन्यू करते हैं। सुमित को पहेली सुलझाने के लिए जो समयावधि मिली थी उसे समाप्त होने में अब सिर्फ 4-5 घंटे का समय शेष रह गया था। वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था कि तभी उसे थोड़ी देर पहले नर भेड़िए और उसके बीच हुई लड़ाई याद आ गई। उस लड़ाई को याद करते हुए उसे उसकी पहेली का जवाब मिल गया। पहेली का जवाब मिलते ही उसके माथे से चिंता की रेखाएं थोड़ी कम हुई। अगले पल सुमित ने अभी अपनी आवाज़ में थोड़ी हिम्मत लाते हुए अपने सामने खड़ी हुई चुड़ैल से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ पहेली के जवाब के लिए। इस पर वह चुड़ैल सुमित की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, जवाब देने से पहले एक बात का खास ध्यान रखना। अगर तुमने पहेली का जवाब गलत दे दिया तो तुम्हें उस तलवार के वार से कोई बचा नहीं सकता, खुद मैं भी नहीं। कहो तो फिर क्या है इस पहेली का जवाब? सुमित ने एक घूंट गले से नीचे उतारा और हिम्मत करते हुए तलवार को अपने एक हाथ में थामकर उसे ऊपर उठा लिया। तलवार की धारदार नोक अब सुमित की गर्दन के बिल्कुल सामने थी। सुमित के हाथ थर थर काँप रहे थे, मानो वो बेचैन हो। वो मन ही मन में ये सोचकर डर रहा था कि अगर मैंने पहेली का जवाब दे दिया या नहीं दिया तो उसकी जान के साथ साथ उसके दोस्तों की भी जान चली जाएगी और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद भी होगा। अगले ही पल उसका ध्यान समय सीमा पर चला गया था। अब केवल 2 मिनट का समय शेष रह गया था। उसने एक लंबी सांस भरी और तलवार को जोर से अपनी गर्दन की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल सुमित के सर के कुछ बाल कटकर उसके हाथ में आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने दोनों हाथ उस चुड़ैल की तरफ कर लिए। कुछ देर तक कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। कुछ सेकंड बाद सुमित ने अपनी आंखें धीरे से खोली तो देखा कि वो जिंदा था। उसने अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करके देखा। उसने अपने मन की तसल्ली के लिए खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। उसके मुंह से आह निकल गई। सुमित ये जानकर बहुत खुश हुआ कि वो सच में जिंदा है। सुमित को अपने आप पर बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने पहेली को हल कर लिया है। अगले ही पल उसने आत्मविश्वास के साथ उस चुड़ैल की तरफ देखा और उसे कहा, ये लो, ये रहा तुम्हारी पहेली का जवाब। सुमित का जवाब सुनने के बाद वह चुड़ैल पहले तो सुमित के हाथ में जो तलवार थी उसे गौर से देखने लग गई। उस तलवार में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हुई और अगले ही पल सुमित की तरफ देखा और उससे गंभीर स्वर में कहा, अपने जवाब को विस्तार पूर्वक बताओ, भला ये बाल इस पहेली का जवाब कैसे हो सकते हैं? सुमित ये सुनकर अवाक रह गया। उसे तो लग रहा था कि चुड़ैल को इस पहेली का जवाब पता होगा, लेकिन वो तो जवाब का स्पष्टीकरण चाहती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसे इस पहेली के जवाब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुमित के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे। वह चुड़ैल से पूछना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान समय सीमा पर चला गया। लगभग 4 बज रहे थे और अब सिर्फ 3 घंटे का समय शेष रह गया था और उसे अब भी 2 पड़ावों को पार करना था। इसलिए उसने सवाल पूछने के बजाय जवाब देना उचित समझा। पहेली में ये कहा गया था कि मुझे अपने शरीर के 2 टुकड़े करने हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि मुझे अपने शरीर को बीच में से काट कर उसके समान 2 टुकड़े करने हैं। इसलिए मेरे सर के कुछ कटे हुए बाल, जो कि थोड़ी देर पहले मेरे ही शरीर से जुड़े हुए थे, जिसे मैंने काट कर खुद से अलग कर दिया। इस तरह ये बाल मेरे शरीर का दूसरा टुकड़ा हुए और पहला टुकड़ा मैं खुद। सुमित का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह मन ही मन कुछ बुदबुदाई। लगता है
सालों बाद आज जाकर मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। वह चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हुई और जोर से हंसते हुए सुमित से बोली, बहुत अच्छे सुमित, बहुत अच्छे। मुझे यकीन है कि तुम अपने दोस्तों के प्राण अवश्य बचा लोगे। तुमने खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब खेल के दूसरे पड़ाव की बारी है। सुनो तो फिर कि तुम्हें इस बार क्या करना है। तुम्हें एक बार फिर उस मायावी कमरे में जाना है और वहाँ से एक दिव्य लाल मणि लेकर आनी है। जैसे ही तुम्हें वह लाल मणि मिल जाए, उसे लेकर तुरंत उस दरवाजे से बाहर आ जाना। बाहर आते ही उस मणि को उस तलवार से जोड़ देना और फिर तलवार की नोक को जोर से ज़मीन पर मार देना, जिससे कि तुम पुनः यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन क्या इस बार भी फिर से कोई नई समस्या है? सुमित ने कांपती आवाज में चुड़ैल से पूछा। अब ये तो तुम्हें वहां जाने पर ही पता चल जाएगा। चुड़ैल ने हंसते हुए सुमित से कहा और अगले ही पल उसके ऊपर से अपना एक हाथ घुमाया। उसके ऐसा करते ही सुमित ने अगले ही पल खुद को उस मायावी कमरे के बाहर पाया। मायावी कमरे को दरवाज़ा बंद था। सुमित ने अपने दोनों हाथ दरवाजे को खोलने के लिए ऊपर उठाए, लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर से नीचे झटक दिया। रोती ही आवाज़ में खुद से बुदबुदाया, ये कहाँ आकर फंस गया मैं। पता नहीं कब से मेरी जान छूटेगी इस चुड़ैल और इस खूनी खेल से। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत है इस दरवाजे के पीछे। प्लीज़ प्रभु, मेरी मदद कीजिए। कुछ पल बाद सुमित ने खुद को किसी तरह संभाला और लंबी सांस अपनी छाती में भरी और दरवाजे की तरफ बढ़कर उसे अपने दोनों हाथों से अंदर की ओर धकेला। इधर बंगलों के अंदर चारों ओर एक जोरदार हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। मूर्ख मानव सोच रहा है कि तलवार मिल जाने के बाद मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी। नहीं, तुम्हारा मरना तो तय है। खेल में अगर हार गए तो वो तलवार तुम्हारे प्राण ले लेगी, और अगर जीत गए तब मैं उस तलवार से तुम्हारे प्राण ले लूंगी। और फिर तुम्हारे मरते ही उस भैरव तलवार की मदद से मैं पूरे विश्व पर राज करूंगी। पूरे विश्व पे। इस तरफ दरवाज़ा खोलते समय सुमित का ध्यान अपनी कलाई पर पहनी घड़ी पर चला जाता है। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। क्या 1 बज गए? इसका मतलब मेरे पास अभी सिर्फ 2 घंटे का समय रह गया है। मुझे जल्दी करना होगा। हाँ, ये कहते हुए सुमित ने दरवाजे के अंदर जाकर तो अंदर सामने की ओर लाल रंग की कोई चीज़ जगमगा रही थी, जिसकी रोशनी से मायावी कमरा चमक रहा था। उसे देखते ही सुमित बोला, शायद यही है वह लाल मणि। लेकिन वह नरबेड़िया कहीं दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा होगा कि आगे भी ना दिखाई दे। ऐसा कहते हुए सुमित ने अपनी तलवार को कसकर अपने हाथों में थामा और कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। सुमित के अंदर जाते ही कमरे का दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया। आवाज़ सुनकर सुमित इस बार पीछे मुड़ा, क्योंकि वो जल्द से जल्द मनी को लेकर उस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए उसने दरवाजे को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। सुमित का पूरा ध्यान सिर्फ सामने वाली मनी की ओर था। वह धीरे धीरे सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। सुमित अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी एक विशालकाय अजगर जमीन के अंदर से निकला और उसने सुमित के पूरे शरीर को अपने लपेटे में ले लिया। सुमित अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता, इससे पहले ही अजगर ने अपना वार उस पर कर दिया था। सुमित को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वह अजगर लगभग 50 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। उसका पूरा शरीर काले रंग का था
और पीले रंग के चत्ते से बने हुए थे। वह बड़ा ही भयानक दिख रहा था। अजगर ने अपने मुंह से 2 दांत बाहर निकाले और जोर से घुर्राने लगा। उसकी धाड़ सुन के सुमित के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। सुमित उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए झपटने लगा, लेकिन इसका कोई लाभ ना हुआ। उल्टा जैसे जैसे वह अपने आप को उसके पकड़ से छुड़ाने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन इसका कोई लाभ ना हुआ। उल्टा जैसे जैसे वह अपने आप को उसके पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे वो और ज़्यादा कसता जा रहा था। धीरे धीरे अर्जुन की सांसें धीमे हो रही थीं, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। अपनी हड्डियों की कड़कने की आवाज़ सुमित साफ साफ सुन पा रहा था। सुमित की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थीं और अगले ही पल सुमित धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके हाथ किसी ठोस चीज़ से टकराया। सुमित को जब यह महसूस हुआ तो उसने किसी तरह अपनी उंगलियों के सहारे उस ठोस चीज़ को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसे पकड़ते ही सुमित को यह आभास हो गया कि ये ठोस चीज़ दूसरी कोई नहीं बल्कि वही अनोखी तलवार है। अगले ही पल सुमित ने अपने पूरे शरीर की बची खुची ताकत को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लिया और अपनी पूरी ताकत से तलवार की नोक को जोर से उस अजगर के पूंछ में घुसेड़ दिया। अजगर दर्द से कर्रा उठा। अजगर ने अपनी पकड़ सुमित पर से ढीली कर दी और सुमित को उसकी दीवार की तरफ फेंक दिया। सुमित पीछे दीवार से टकराकर नीचे और गिर गया। सुमित को काफ़ी गंभीर चोटें लगी। उसकी हड्डियों में काफ़ी देर दर्द होने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसके शरीर का अंग अंग दर्द से कर्रा उठा। दर्द से कराते हुए सुमित ने खुद से कहा, इसने तो मेरी हड्डियों तक को मरोड़ कर रख दिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या तो फिर से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि ये मुझे मार दे। मुझे इसका काम तमाम करना होगा। अपने आप से कहते हुए सुमित लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। अजगर सुमित की तरफ बढ़ने लग जाता है। सामने की ओर से अजगर भी गुस्से से घर्राता हुआ सुमित की ओर चला आ रहा था और इससे पहले कि अजगर सुमित पर अपना कोई वार करता, सुमित ने फुर्ती दिखाते हुए तलवार के एक के बाद एक कई सारे वार अजगर पर कर दिए। अजगर को बचाने का सुमित कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तब तक उसके ऊपर वार करता गया जब तक कि वह विशालकाय अजगर टुकड़ों टुकड़ों में न बट गया। थोड़ी देर बाद विशालकाय अजगर कई सारे टुकड़ों में बट गया और राख बनकर कहीं हवा में गायब हो गया। ये देखकर सुमित ने राहत की सांस ली और लड़खड़ाते कदमों से संभलते हुए वह पीछे दीवार के पास जाकर अपनी पीठ टिकाकर नीचे बैठ गया। सुमित काफ़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर वह जोर जोर से हांफे जा रहा था। कुछ पल तक सुमित की स्थिति ऐसी ही बनी रही। थोड़ी देर बाद सुमित ने अपने आप को संभाला और सामने देखा तो वो हैरान रह गया। सुमित जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और सामने की ओर देखने लगा। ये क्या भला है? सामने का नज़ारा देखते हुए सुमित ने खुद से कहा। सामने के नज़ारे को देखकर सुमित अपना सिर खुजाने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब है क्या। इस वक्त सुमित जिस जगह पर खड़ा था वहाँ से ठीक 2 कदम आगे की ओर नीचे ज़मीन पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी हुई थीं। सुमित ने देखा इन आकृतियों में अनगिनत खूंखार जानवरों के चित्र बने हुए थे। अजगर, शेर, चीता, नर भेड़ियाँ जैसे आदमखोर जानवरों के चित्र से वो पूरी ज़मीन भरी हुई थी। सुमित जिस जगह पर खड़ा था उस जगह से लेकर लाल मणि जिस पत्थर पर रखी हुई थी वहाँ तक समूचे ज़मीन पर अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी हुई थी। उन आकृतियों को देखते हुए सुमित मनी मन खुद से बुदबुदाता, मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तब तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर इतनी जल्दी यहाँ पर ना सब कुछ कैसे बदल गया। ये तो सच में मायावी कमरा है। पल भर में ही
सारी चीज़ें बदल गईं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि इस बार ये आकृतियाँ इस लाल मणि की रक्षा हैं। और अगर मैंने किसी भी हालत में गलत आकृति पर पैर रख दिया तो वो जानवर जिंदा हो जाएंगे और मुझे मार देंगे। अपने सामने के नज़ारे को समझ लेने के बाद सुमित थोड़ा गुस्सा हो जाता है और खुद से कहता है, हाँ तो फिर मैं मणि तक पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे? सभी जगहों पर तो इन जानवरों की पेंटिंग बनी हुई है, कौन से जानवर पर पैर रखूँ? सुमित जब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान जमीन पर लिखे हुए कुछ अक्षरों पर चला जाता है। ये क्या लिखा है? समदौजी दलशा और आगे 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 लिखा है नगीत। अब इनका क्या मतलब हो सकता है? सुमित अपना सर खुजाते हुए खुद से कहता है। इस वक्त सुमित के सामने 3 अक्षर लिखे हुए थे और उन 3 अक्षरों के पीछे 5 फीट अंतर छोड़ और 3 अक्षर लिखे हुए थे और फिर उनके 5 फीट अंतर छोड़ और 3 अक्षर लिखे हुए थे। ये अक्षर माला सुमित के पैरों के पास से शुरू होकर लाल मणि जिस पत्थर पर रखी हुई थी उस पत्थर तक जा रही थी। अक्षरों को गौर से देखने के बाद सुमित समझ गया कि उसे अगर लाल मणि तक पहुंचना है तो उसे इन अक्षरों पर चलकर जाना होगा और अगर उसने कहीं और से जाने की कोशिश की तो उसका नसीब बार बार उसका साथ नहीं देगा। अब जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अगर गलती से भी मैंने कोई गलती की तब तो मेरा मरना तय है। सोच सुमित सोच, आखिर कैसे उन मणि तक पहुंचा जाए। 1 मिनट, ये अक्षर ध्यान से पढ़ सुमित, ध्यान से पढ़। हो ना हो इन्हीं शब्दों में से कोई रास्ता छिपा है, लेकिन क्या? वो सामने पत्थर पर क्या लिखा है? सुमित अभी खुद से बात ही कर रहा था कि तभी उसका ध्यान सामने पत्थर की ओर चला जाता है। उस पत्थर अजीब तरीके से कुछ लिखा हुआ था। सुमित उसे ठीक ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था। लिखावट को पढ़ने के लिए सुमित ने अपनी आंखों को किसी जुम मशीन की तरह छोटा कर लिया और पत्थर पर लिखे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। हर किसी की मैं मंजिल, चाहे राजा हो फकीर। अब इसका क्या मतलब है? ऐसी चीज़, ऐसा लक्ष्य जो राजा का भी है और फ़कीर का भी, ये तो बिल्कुल किसी पहेली की तरह लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पहेली का जवाब इन ज़मीन पर लिखे हुए इन अक्षरों में से कोई एक है? हाँ ज़रूर, इन अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बनता होगा और उसी शब्द पर चलकर मैं उस मणि तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन वो कौन सा शब्द हो सकता है? समदौजी। भला इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है? 1 मिनट, यहाँ लिखा है सम, उसके पीछे है शाह और उसके पीछे लिखा है ना। इन 3 अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनता है वो है शमशान। हो अच्छा, तो ये इस तरह से है। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है और कौन से शब्द बन रहे हैं? दौलत, और तीसरा शब्द बन रहा है ज़िंदगी, यानी कि डेथ, मनी एंड लाइफ। 3 शब्द बन रहे हैं, लेकिन इनमें से सही शब्द कौन सा हो सकता है? सुमित थोड़ी देर तक किसी गहरी सोच में डूबता है और फिर थोड़ी देर बाद वह खुद से कहता है, पत्थर पे जो पहेली लिखी हुई है, हर किसी में मंजिल, चाहे राजा हो या हो फ़कीर, यहाँ पर हर किसी का उल्लेख किया गया है, यानी कि हर वो इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है, फिर चाहे वो राजा हो या फ़कीर, उनकी अंतिम मंजिल एक ही है और वो मंजिल है शमशान। हाँ, शायद यही है वो जवाब। ये कहते हुए सुमित ने अगले ही पल एक लंबी सांस ली और पहले अक्षर यानी कि सम पर अपना एक पैर रखने के लिए आगे बढ़ाया। अक्षर पर अपना कदम रखते ही सुमित खुश हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। उसने अगले ही पल आगे लिखे हुए अक्षर शाह पर अपना कदम बढ़ाया, उसके बाद ना पर, और वह सफलतापूर्वक पत्थर तक पहुंच गया। वहाँ पहुंचते ही उसने लपक कर लाल मणि को अपने हाथों में थाम लिया। सुमित अपने हाथों की मुट्ठी खोलकर मणि की सुंदरता को गौर से देखता रहा कि तभी धड़ाम, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। सुमित जैसे ही देखता है
कि दरवाज़ा खुल गया तो वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ता है और सही सलामत दरवाजे के इस तरफ आ जाता है। सुमित अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिकाकर और ज़ोर से हाँफने लगता है। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद वो सीधा खड़ा होता है और मनी को घूर देखते हुए मनी मन सोचने लगता है, आखिर ऐसी कौन सी बात है इस मनी के अंदर जिसकी सुरक्षा के लिए इतना तामझाम किया गया है। कुछ तो बात ज़रूर है इस तलवार और उस मनी में। मुझे चुड़ैल से पूछना चाहिए, शायद वो मुझे कुछ बता दे। ऐसा कहते हुए सुमित ने लाल मणि को तलवार से जोड़ दिया और तलवार को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर उसकी नोक को जोर से ज़मीन पर मार दिया। अगले ही पल सुमित चुड़ैल के सामने आ पहुंचा। सुमित को यूं अपने सामने सही सलामत देखकर चुड़ैल मन ही मन खुद से बुदबुदाई, आश्चर्य, मुझे तो लगा था कि ये इस बार बच नहीं पाएगा, लेकिन ये तो सही सलामत बच गया। चुड़ैल अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सुमित ने धीमी आवाज़ में उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस तलवार और इस मणि में ऐसी क्या खास बात है? मैं जानना चाहता हूँ। सुमित का सवाल सुनते ही चुड़ैल को काफ़ी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सुमित से बोली, मूर्ख, तुझे अपने दोस्त के प्राण चाहिए या फिर सवालों का जवाब? बता जल्दी। नहीं नहीं, मेरे दोस्तों कुछ मत करना, मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। हाँ, आप मुझे बताइए कि मुझे आगे करना है, मैं अगले पड़ाव के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही निर्णय लिया तुमने। सुनो तो फिर, तुम्हें अब आगे क्या करना है? उस तलवार में जो लाल मणि जड़ा हुआ है, उस मणि पर तुम्हें अपने रक्त की बूंदें गिरानी है। सुमित ने अगले ही पल ठीक वैसे ही किया। उसके ऐसा करते ही उस लाल मणि के अंदर से एक तेज़ रोशनी बाहर निकली और अगले ही पल उस रोशनी ने खुद को शब्दों परिवर्तित कर लिया। सुमित उन शब्दों को ध्यान से पढ़ने लगा। मैं कभी नहीं था, लेकिन हमेशा रहूँगा। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा और ना कभी कोई मुझे देख सकेगा। फिर भी मैं सबका भरोसा हूँ और मुझ पर भरोसा करके सारे लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? पहेली को पढ़ने के बाद सुमित धीमी आवाज़ में खुद से बुदबुदाया, भला ऐसा क्या हो सकता है जिस पर सभी लोग भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं? भगवान? हाँ, ईश्वर। ईश्वर इस पहेली का जवाब हो सकता है। लोग किसी और पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन अल्लाह और भगवान, ईश्वर, हम हमारे खुदा पर भरोसा करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। फिर उनका तो भगवान पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। अब अगर भगवान इस पहेली का जवाब नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है? सुमित अभी खुद के ख्यालों में खोया हुआ है कि तभी चुड़ैल उसी गहरी आवाज़ में कहती है, इस पहेली को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है, और अगर 15 मिनट के अंदर तुमने इस पहेली को नहीं जवाया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। चुड़ैल की धाड़ सुनकर सुमित की तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो डर से कांप उठा। उसे तो लगा था कि पहले की तरह इस पहेली को सुलझाने के लिए भी उसे आधे घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन उसे इस बार सिर्फ 15 मिनट का वक्त मिला था। सुमित डर की वजह से कभी चुड़ैल की तरफ देखता तो कभी अपने हाथ में पकड़ी तलवार की तरफ। वह डरते रोते हुए ऊपर की ओर देखता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरे नसीब में कल का सूरज लिखा है या नहीं? कुछ तो मेरी मदद करो। सुमित अभी अपनी रोते हुए आवाज़ में भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि तभी उसे अचानक उसके पहेली का जवाब मिल गया। वह 2 पल के लिए गहरी सोच में डूब जाता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी के भाव आते हैं। वह खुशियों से उछलते हुए कहता है, मिल गया मुझे मेरी पहेली का जवाब। पहेली का जवाब है आने वाला कल। हाँ, उसे किसी ने नहीं देखा और ना कभी कोई उसे देख पाता, लेकिन वो है और हमेशा रहेगा, और सब लोग अपने आने वाले कल पर भरोसा करेंगे और करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। जवाब देने के बाद सुमित और चुड़ैल दोनों ने अपनी नज़रें तलवार की ओर कर दी।
और उसे गौर से देखने लगे। 2 पल तक वो दोनों यूं ही तलवार को घूरते रहे। तलवार में किसी तरह की कोई हलचल ना होता देख चुड़ैल मनी मन खुश हो गई, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए वह गहरी आवाज़ में सुमित से बोली, बहुत अच्छे, तुमने खेल के दोनों पड़ावों में जीत हासिल कर ली, लेकिन अभी खेल का अंतिम पड़ाव शेष है और ये पड़ाव पहले 2 पड़ावों से अधिक कठिन है। खेल के इस पड़ाव को आज तक कोई पार नहीं कर सका। खेल के इस अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर साक्षात मौत के सौदागर रहते हैं। आज तक जो वहाँ गया है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया और आज तुम्हें भी वहीं जाना होगा। सुमित जैसे जैसे चुड़ैल की बातों को सुन रहा था वैसे वैसे उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। उस चुड़ैल ने आगे कहा, उस जगह का नाम है माया जंगल। ये जंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ज़्यादातर इंसानों को ये जंगल दिखाई भी नहीं देता और अगर कोई इंसान गलती से यहाँ चला जाए तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। लेकिन तुम मेरी शक्तियों की मदद से उस जंगल देख पाओगे। मेरी शक्तियाँ तुम्हें उस जंगल की सीमा तक पहुँचा ही देंगी। तुम्हें उस माया जंगल में जाकर 2 आँख वाले पेड़ को ढूंढना है। उस 2 आँख वाला पेड़ प्रसादित है। उसके ठीक नीचे एक दिव्य नीलमणि कड़ी हुई है। तुम्हें वो नीलमणि वहाँ से बाहर निकालनी है और मणि मिल जाने के बाद उसे उस तलवार के साथ जोड़ देना है। काम पूरा हो जाने के बाद तुम्हें तुरंत उस जंगल से बाहर आना होगा। जंगल के बाहर आते ही तुम उन मौत के सौदागरों से सुरक्षित हो जाओगे। फिर उसके बाद तुम उस तलवार की नोक को जोर से ज़मीन पर मार देना जिससे कि तुम यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, उस जंगल में कदम कदम पर एक नई मौत मिलेगी, इसलिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। कहो तो फिर तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। क्लीं ह्रीं स्वां, क्लीं ह्रीं स्वां, क्लीं ह्रीं स्वां। मंत्रों को जाप करते हुए चुड़ैल ने अपना एक हाथ सुमित के सर के ऊपर से घुमाया और चुड़ैल के ऐसा करते ही अगले ही पल सुमित वहाँ से गायब हो गया। सुमित ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक जंगल की सीमा पर खड़ा पाया। उसने अपने एक हाथ में जलती हुई मशाल को थामा हुआ था और दूसरे हाथ में तलवार को। सुमित समय समय पर मशाल की तरफ देख रहा था और उसने समझ लिया कि ये चुड़ैल ने दी है ताकि उसे अंधेरे में देखने में आसानी हो। सुमित मशाल के उजाले को आगे कर अपने चारों ओर देखने लगा। सुमित ने जब अपने पीछे पलट के देखा तो दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था और सामने की ओर एक लाइन में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों की ना तो शुरुआत दिखाई दे रही थी और ना ही अंत। सुमित ने एक लंबी सांस ली और जंगल के अंदर जाने लगा। जंगल के अंदर चलते हुए सुमित अपनी मुंडी की चारों ओर दिशाएं देख रहा था और वो भी घूम घूम कर। जंगल में काफ़ी देर से चल रहा था लेकिन अब तक उसे जंगल में किसी भी पशु, पक्षी या प्राणी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। सुमित को यह सब काफ़ी अजीब लग रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जंगल के इस अजीब से सन्नाटे को देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे मौत से पहले की शांति हो। ये जंगल तो बड़ा ही विचित्र है। पेड़ का एक एक पत्ता नहीं हिल रहा। सुमित ने डरते हुए खुद से कहा। डरते सहमते हुए सुमित जंगल के अंदर चला जा रहा था। चलते चलते सुमित जंगल के काफ़ी अंदर तक जा चुका था लेकिन उसे अब भी वो 2 आँख वाला पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो जंगल की ओर अंदर जाने लगा। थोड़ी देर बाद चलते हुए सुमित एक पेड़ के बगल से गुजरा। जैसे ही सुमित उस पेड़ के बगल से गुजरता है अचानक से उस पेड़ के पत्तों में तेज़ी से हलचल शुरू हो जाती है। अचानक से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ होने लगती है। आवाज़ को सुनते ही सुमित के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो रुक जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? अब तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी और अब अचानक से पत्ती की इतनी तेज तेज सरसराहट की आवाज़ कहाँ से आने लगी? सुमित घबराते हुए खुद से कहता है और धीरे से पीछे मुड़कर पेड़ को देखने लग जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो अपने सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है
अब तक जिस पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, अचानक से उस पेड़ के पत्ते और डालियाँ बिना हवा के ज़ोर ज़ोर से हिले जा रही थीं। सुमित को ये समझने में देर नहीं लगी कि अब खतरा बढ़ गया है। उसे बहुत बड़े खतरे का आभास होने लगा था, इसलिए उसने वहाँ से जल्दी से निकल जाने का फैसला किया और वो तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते हुए उस पेड़ से दूर जाने लगा। लेकिन वो जिस पेड़ के बगल से गुजर रहा था, अचानक से उस पेड़ में तेज़ी से हलचल शुरू हो जाती थी। उस पेड़ की डालियाँ और पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारकर उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे सुमित के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई। वह जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वहाँ से दूर जाना चाहता था। पता नहीं इस बार कौन सी मुसीबत आ गई है। कब मुझे वो दो आँख वाला पेड़ मिलेगा और कब से मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा। सुमित अभी भी तेजी से चल रहा था कि तभी चलते चलते अचानक उसके पैर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। रुककर वो अपने चारों तरफ हैरानी से देखता है। उसके आसपास का नज़ारा बदल गया था। जंगल में चारों तरफ एक अजीब सा धुआं फैल रहा था। धुएं की वजह से उसे आगे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तेज़ी से अपने हाथों की मदद से धुएं को हटाकर सामने देखना चाहा। तभी अचानक दूर पर कोई चीज़ चमकती हुई उसे नजर आई। सुमित ने जैसे ही उस चीज़ की तरफ देखा, वो तेज़ी से धुएं को चीरते हुए उस चीज़ की ओर बढ़ने लगा। अब वो चित्र उससे केवल 40 मीटर दूर था। इतनी दूरी से सुमित को वो चित्र किसी आँख की तरह दिख रहा था। चलते हुए सुमित अब ठीक उस दो आँख वाले पेड़ के सामने पहुंच गया। हाँ, अब उस पेड़ की दोनों चमकीली आंखें आखिर मुझे दिखी गईं। मशाल के उजाले में वह विशालकाय पेड़ और उसके ऊपर लगी हुई बड़ी सी नीली आंखें उसे साफ साफ दिखाई दे रही थीं। सुमित ध्यान से उस अजीब से पेड़ को देखने लगा। उस पेड़ की ऊंचाई का तो कोई अंत ही नहीं था। उस पेड़ की चौड़ाई लगभग 10 फीट की थी। इस पेड़ पर जो दो आंखें लगी हुई थी, वो दोनों आंखें 3 फीट चौड़ी और 2 फीट लंबी थीं। इस पेड़ की आंखों के बॉर्डर से नीले रंग के प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा था। सुमित ने अब तक जितने भी पेड़ इस जंगल में देखे थे, उन सभी में ये पेड़ सबसे लंबा था और सबसे अलग था। सुमित को उस पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था, कितना भयानक है ये पेड़। और इसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि यह अभी नींद से जाग उठेगा। और अगर ऐसा सच में हो गया तो तब तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। मुझे जल्दी से मनी को लेकर यहाँ से भाग निकलना होगा। 3 बजने में अब सिर्फ 1 घंटा रह गया है। ये कहते हुए सुमित नीचे ज़मीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथों में पकड़ी मशाल को पेड़ के बाईं तरफ गाड़ देता है और अपने दोनों हाथों से गड्ढों को खोदने लगता है, जहाँ से नीले रंग की रोशनी बाहर निकल जाती है। शायद यही है वो नीलमणि। ये कहते हुए सुमित मणि के आसपास की मिट्टी को पूरी तरह से हटा देता है और सुमित को वो मणि साफ दिखाई दे रही थी। नीलमणि की रोशनी सीधा सुमित के चेहरे पर आ रही थी। मणि को देखकर सुमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। उसने अपना एक हाथ मणि को उठाने के लिए आगे बढ़ाया था कि तभी पेड़ की डाली का एक जोरदार प्रहार उसकी छाती पर आकर लगता है और वो हवा में उड़कर सीधा पीछे जा गिरता है। जमीन पर गिरते ही सुमित दर्द से कर्रा उठता है। उसके मुंह से खून निकलता शुरू हो जाता है। ये क्या था? दर्द से कराते हुए सुमित अपने आप से कहता है और अपनी जगह से उठ खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोबारा से नीचे गिर जाता है। गिरते समय उसे अपने हड्डियों में से चरचराने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे काफ़ी गंभीर चोटें पहुंची थीं, जिस वजह से वो चाहकर भी अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। ज़मीन पर लेटे हुए ही उसने अपने सर को ऊपर करते हुए सामने देखने की कोशिश की। सामने का नज़ारा देखकर सुमित की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उस दो आंख वाले पेड़ की डालियां हवा में लहरा रही थीं। उस पेड़ की दोनों आंखें अब खुल चुकी थीं और वो आंखें सुमित को घूर रही थीं। ये देखकर सुमित के तो रोंगटे खड़े हो गए। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे।
डर के मारे वह खुद से बुदबुदाने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो पेड़ सच में जिंदा हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरी तलवार भी नहीं है। कैसे इस पेड़ से लड़ूं? सुमित इस वक्त जमीन पर लेटकर दर्द से कर्राते हुए खुद से सवाल किए जा रहा था। वो जिस पेड़ के नीचे लेटकर दर्द से कर्रा रहा था, अचानक से उस पेड़ में भी हलचल होना शुरू हो गई। उस पेड़ की डालियों में से जोर से कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर सुमित सतर्क हो गया और पीछे मुड़कर पेड़ की तरफ देखने लगा। पेड़ में होती हलचल को देख वह डर गया और खुद से बुदबुदाया, कहीं इस पेड़ में भी तो जान नहीं आ गई। मुझे कुछ करना होगा। मुझे जल्दी से उस तलवार तक पहुंचना होगा। सुमित अभी अपनी जगह से उठ खड़ा हो ही रहा था कि तभी पेड़ की डाली का एक जोरदार प्रहार सुमित के सीने पर लगता है। सुमित दोबारा से हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। सुमित दोबारा से उठ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से किसी पेड़ की डाली उस पर जोरदार प्रहार कर उसे हवा में उछाल रही थी। जंगल के सारे पेड़ मिलकर उसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे ही उछाल रहे थे, मानो जैसे वो कोई गेंद हो। कुछ सोच सुमित, सुमित कुछ सोच। तेरा शरीर और मार सहन नहीं कर सकता। अगर 4 बार इन्होंने और तुझे हवा में उछाल दिया तब तो तेरा मरना तय है। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? मुझे तो ये पेड़ उठने भी नहीं दे रहे हैं। फिर कैसे पहुंचूं उस तलवार तक? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। अब वैसे भी मेरे पास दोबारा कोई रास्ता बचा नहीं है। मुझे यही करना होगा। सुमित अभी अपने दिमाग में कोई युक्ति सोच ही रहा था कि दोबारा से एक पेड़ की डाली उस पर जोहर प्रहार कर उसे हवा में उछाल देती है। सुमित दोबारा से दूर जाकर धड़ाम से नीचे गिरता है। किसी तरह संभलते हुए वो अपनी नज़र को चारों ओर घुमाता है तो वो देखता है कि उसके आसपास के सारे पेड़ पौधे भी जोर जोर से हिल रहे थे। वे इस तरह से हिल रहे थे मानो जैसे वह सुमित पर हंस रहे हों। उन पेड़ों को इस तरह अपने ऊपर हंसता देख सुमित को गुस्सा आने लगा। सुमित ने अपनी बची खुची सारी ताकत को इकट्ठा कर लिया और तेजी से एक पेड़ की तरफ भागने लगा। वो जिस पेड़ की ओर भाग रहा था वो पेड़ ठीक उस 2 आंख वाले पेड़ के 10 मीटर दूर की तरफ था। इस पेड़ से 2 आंख वाले पेड़ की दूरी कुल 10 मीटर की ही थी। सुमित जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ की डाली ने जोरदार प्रहार कर सुमित को हवा में उछाल दिया। सुमित की योजना काम कर गई। सुमित उड़ता हुआ अपनी तलवार के पास आ पहुंचा। जमीन पर गिरते ही उसने तेजी से लपक कर तलवार को अपने हाथों में थाम लिया। तलवार को अपने हाथों में पकड़ते ही सुमित के पूरे शरीर में ऊर्जा की एक लहर सी दौड़ गई। सुमित ने अपने अंदर किसी शक्तिशाली ताकत को महसूस किया। वो अभी अपने शरीर में फैली ऊर्जा को महसूस कर ही रहा था कि तभी पेड़ की एक बड़ी सी डाली सुमित की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो सुमित पर प्रहार करती, सुमित ने तलवार के एक ही वार से उस डाली के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद सुमित ने तेजी से उस नीलमणि को गाड़ने से बाहर निकाल लिया और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और जंगल के बाहर तेजी से भागने लगा। भागते समय कई सारे पेड़ों की उस पर वार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डालियों को काटते हुए वह जल्द ही जंगल के बाहर आ पहुंचा। जंगल के बाहर आने के बाद वह मुड़कर जंगल को देखने लगा। जंगल अब फिर से पहले की तरह शांत हो चुका था। दोबारा से चारों तरफ सन्नाटा आ गया। ये देखकर सुमित ने राहत की सांस ली। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने दोबारा से मेरी जान बचा ली। सुमित ने एक लंबी सांस छोड़ी और नीलमणि को तलवार के अंतिम रिक्त से स्थान पर जोड़ दिया। रिक्त स्थान पर जैसे ही नीलमणि जुड़ गई, रोशनी की एक तेज लहर पूरे तलवार दौड़ गई और फिर अगले ही पल वह रोशनी फिर से तलवार में समा गई, मानो जैसे कोई दिव्य शक्ति तलवार में समाहित हो गई। सुमित के मन में तलवार और उसकी अविश्वसनीय शक्तियों को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उसके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सुमित ने तलवार को
अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे उठा लिया। सुमित अभी तलवार की नोक को जमीन पर मारने ही वाला था कि तभी उसे एक भारी आवाज़ सुनाई देती है। रुक जाओ सुमित, रुक जाओ, वो चुड़ैल तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। अचानक आती इस आवाज़ को सुन सुमित थोड़ा सहम जाता है और घबराते हुए अपने चारों ओर देखने लगता है, लेकिन सिवाय अंधेरे के उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है, कौन है यहाँ पर? सुमित अपने चारों ओर देखते हुए अपनी कांपती आवाज़ में पूछता है कि तभी अचानक से उसके सामने काली आकृति आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही सुमित को झटका सा लग जाता है और वो झट से 2 कदम पीछे हट जाता है और तलवार की नोक को उस काली आकृति के सामने कर उससे पूछता है, कौन हो तुम, कौन हो? देखो आगे मत बढ़ना, मैं इस तलवार से तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर वो काली आकृति सुमित से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? कौन हो तुम? मेरा नाम बेहद नाथ है। मैं तुम्हें यहाँ उस चुड़ैल के खूनी इरादों के बारे में बताने आया हूँ। उस खूनी चुड़ैल और इस भैरवी तलवार के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। ये कहानी आज से कई सौ साल पुरानी है। सालों पहले एक सिद्ध तांत्रिक अपनी साधना पूरी करने के लिए इन 7 पूड़ा पर्वतों के पास जाकर बस गए थे। ये इलाका पूरी तरह पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से उन्हें अपनी साधना के लिए ये जगह बिल्कुल उपयुक्त लगी। इसलिए वो यहीं अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आज जिस जगह पर तुम्हारा बंगलो है, ठीक उसी जगह पर एक समय उस तांत्रिक की झोपड़ी हुआ करती थी। सुमित ने तलवार को नीचे कर दिया और गौर से बेहदनाथ की बात सुनने लगा। बेहदनाथ ने आगे कहा, वो तांत्रिक हर रात अपनी साधना में लीन रहता था। उस तांत्रिक के पास कई सारी चमत्कारिक शक्तियाँ थीं, जिनसे प्रभावित होकर आसपास के गांव वाले हमेशा उनके पास अपनी समस्या लेकर आया करते थे। और तांत्रिक बिना किसी फल के अपेक्षा के अपनी शक्तियों से हमेशा उन लोगों की मदद किया करता था। उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर एक दिन एक 20-22 वर्ष की सुंदर लड़की उनकी कुटिया के पास आई और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। तांत्रिक ने जब दरवाज़ा खोला और उस सुंदर युवती को देखा तो वो बस उसे देखते ही रह गए। उस युवती के खुले हुए बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसके नाजुक गुलाबी होठ किसी गुलाब की पंखुड़ियों की जैसे लग रहे थे। उसकी नीली आंखें किसी शराब की तरह नशीली थीं। उसके उभरे हुए वक्ष किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्राप्त थे। उसकी काली साड़ी उसके गोरे बदन पर बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसका सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं था। उसे देखकर तांत्रिक तो जैसे अपना सुध-बुध खो बैठे। कुटिया के अंदर आते ही उस युवती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर तांत्रिक को अपनी सेविका बनाने के लिए आग्रह किया। तांत्रिक तो पहले ही उस युवती की सुंदरता पर मोहित हो चुका था, तो उसने तुरंत से उसे कह दिया और उसे अपनी सेविका बना ली, बगैर ये जाने कि वो कौन है और एक तांत्रिक की सेविका बनने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। सुमित जब तक ध्यान से बाबा की बात सुन रहा था, वह फटक से बीच में बोल पड़ा, अच्छा तो फिर क्या था उस युवती उद्देश्य? कौन थी वो? सुमित की बात सुनकर बाबा आगे बोला, उस युवती का इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन से ही उस पर काफ़ी सारे अत्याचार हुए थे, जिस वजह से वो इंसान और भगवान दोनों से नफरत करती थी। वह काली शक्तियों की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। अपने इसी उद्देश्य को लेकर वह उस तांत्रिक के पास आई थी, ताकि वो उससे काली शक्तियाँ प्राप्त कर दुनिया पर राज कर सके। तांत्रिक उसके बुरे इरादे को जान ना सका, और जब उसे इस बात का पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इतना कहकर बाबा चुप हो जाता है और बाबा को ये अचानक चुप देखता हुआ सुमित उनसे पूछता है, फिर आगे क्या हुआ? समय बीतता गया और समय के साथ साथ उस युवती ने तांत्रिक को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उससे कई सारी विद्याएं सीख ली थी। तांत्रिक कई सालों से माँ भैरवी की कठोर साधना कर रहा था। इस साधना के फलस्वरूप उसे असीमित शक्तियाँ मिलने वाली थीं। वो हर रात को भैरवी साधना में लीन होता था और जल्दी वो दिन भी आ गया जिस दिन माँ भैरवी
उसके कठोर साधना से प्रसन्न हो गई और फलस्वरूप उसे असीमित शक्तियाँ वाली भैरवी तलवार दे दी। वह तलवार जिस किसी व्यक्ति के हाथ में होगी वह व्यक्ति अजय और अमर होगा। संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। जिस किसी व्यक्ति के हाथों में ये तलवार होगी उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। भैरवी तलवार के बारे में जब उस युवती को पता चला तो उसने अपने मोह पाश में तांत्रिक को फंसाकर उससे भैरवी तलवार मांग ली। कामुकता के मंद में अंधा होकर तांत्रिक ने उस युवती को भैरवी तलवार देने का वादा कर दिया। तांत्रिक को जब यह एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उसके पास वादा पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तलवार देने से पहले तांत्रिक ये जानना चाहता था कि कहीं यह युवती तलवार का कोई गलत उपयोग तो नहीं करेगी। ये जानने के लिए उसने अपना एक हाथ उस युवती के सर पर रखा और उसके दिमाग को पढ़ने लगा। इंसानों के प्रति उसकी घृणा और प्रतिशोध की भावना, साथ ही समूचे संसार पर राज करने की उसकी मंशा को तांत्रिक ने जान लिया। उसकी मंशा को जानने के बाद तांत्रिक धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसे अपना वादा याद आ रहा था तो दूसरी तरफ समूचे संसार के बेकसूर इंसानों के प्राण उसे बचाने थे। इसलिए उसने एक युक्ति लगाई। उसने तलवार की शक्तियों को 3 पड़ाव में बांट दिया और उन तीनों शक्तियों की रक्षा के लिए अपनी माया से काली शक्तियों को नियुक्त कर दिया। उस युवती ने वादे के मुताबिक तांत्रिक से तलवार मांगी। तब उस तांत्रिक ने चालाकी से उसे सिर्फ 3 पड़ावों के बारे में बताया जिन्हें पार करके वह भैरवी तलवार को पार सकती है। लेकिन उस तांत्रिक ने उन पड़ावों को कैसे पार करना है ये बात उस युवती को नहीं बताई। इस बात से वह युवती क्रोध से बौखला गई। गुस्से में आकर उसने उसी रात को धोखे से तांत्रिक के खाने में जहर मिलाकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। तांत्रिक के कहे अनुसार उस युवती ने कई बार उन पड़ावों को खुद से पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल हो जाती और मारी जाती। लेकिन उसे संजीवनी सिद्ध प्राप्त थी। वो हर अमावस की रात को जितने भी अविवाहित पुरुषों की बलि देगी वह उतनी बार मरकर पुनः जीवित हो सकती थी। इस वजह से उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकी। लेकिन उसका सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा और वो चुड़ैल बन गई। यानी ये चुड़ैल वही सुंदर युवती है और ये सारा खेल वो इस भैरवी तलवार के लिए कर रही है। हाँ, क्योंकि इस तलवार को पा लेने के विचार से वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता चुकी है और जैसे ही वो इस तलवार को पा लेगी वो दोबारा से सुंदर हो जाएगी, बल्कि वो असीमित शक्तियों की मालिक भी बन जाएगी। लाख कोशिश करने के बाद भी जब वो खुद से उस तलवार को हासिल ना कर सकी तब उसने इलाके के आसपास के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। उनकी मदद से तलवार को हासिल करना चाहा, लेकिन कोई भी तीसरे पड़ाव तक नहीं पहुंच सका सिवाय तुम्हारे। हाँ सुमित, तुम अकेले हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो और अब मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ही वो हो जो चुड़ैल को ख़त्म कर सकते हो। क्या मैं? लेकिन वो कैसे? मैंने हैरानी से बोला। तुम्हारे हाथों में जो भैरवी तलवार है उसकी मदद से। वह तलवार असाधारण है। इस तलवार के वार से किसी भी भूत, प्रेत, पिशाच या चुड़ैल को जिंदा मार देना काफ़ी सरल है। उसी तलवार से उसकी मौत हो सकती है। याद रखना, इसी तलवार से। इतना कहकर बाबा शांत हो जाता है। बाबा की बातें सुनने के बाद सुमित के अंदर एक नया जोश सा भर जाता है। वो तलवार को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और जोर से उसकी नोक को ज़मीन पर मारने ही वाला होता है कि तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है और वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है। सुमित बाबा की तरफ मुड़ता है और उसे सवालिया नज़रे से देखते हुए उससे सवाल पूछता है, आपको चुड़ैल और उस तांत्रिक के बारे में कैसे पता? आप हैं कौन? सुमित की बातें सुनकर कुछ देर तक तो वो बाबा शांत रहा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी गहरी आवाज़ में सुमित से बोला, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। क्या वो तांत्रिक आप हो? लेकिन आपको तो संजीवनी सिद्धि प्राप्त है। आप फिर मरकर जिंदा कैसे हो गए? क्योंकि मरने से पहले मैंने कोई नर बलि नहीं देती, जिस वजह से मैं मरकर ज़िंदा ना हो सका। और अब मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि वो चुड़ैल मारी नहीं जाती। इसलिए तुम्हें उसे मारना ही होगा। लेकिन मेरे दोस्त उस चुड़ैल के कब्जे में हैं, उनका क्या होगा? चिंता मत करो, जैसे वो चुड़ैल मर जाएगी तुम्हारे दोस्त
उसकी कैद से आज़ाद हो जाएंगे। अब तुम जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तांत्रिक की बातें सुनकर सुमित ने तलवार की नोक को ज़मीन पर मार दिया। उसके ऐसा करते ही अगले ही पल सुमित चुड़ैल के सामने आ पहुंचा। सुमित को सही सलामत अपने सामने देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और सुमित से कहती है, बहुत अच्छे सुमित, बस बस अभी एक अंतिम पहेली का जवाब दे दो। उसके बाद वो तलवार मेरी होगी और मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगी। जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अपने खून की कुछ बूंद जल्दी से उस नीलमी यानी नीलमणि पर डाल दो। सुमित ने और समय ना गवाते हुए नीलमणि पर अपनी रक्त की कुछ बूंदें छिड़की। उसके ऐसा करते ही नीलमणि में से एक तेज रोशनी बाहर निकली और उसने एक पहेली की शक्ल ले ली। सुमित ने ध्यान से उस पहेली को पढ़ा। अग्नि से है उसका जन्म हुआ, कुएं में वह रहता है, जो चकले उसकी पानी, मरण निषेध उसका होता। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। सुमित के पहेली पढ़ लेने के बाद चुड़ैल उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है। सुमित मन ही मन पहली पहेली के बारे में सोच रहा होता है। आग से उसका जन्म हुआ, लेकिन रहता वो कुएं में है, और जो कोई इस कुएं का पानी चख लेता है वो मारा जाता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? काफ़ी सोचने के बाद भी सुमित को पहेली का कोई हल नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़ी तलवार की तरफ चला जाता है। तलवार को देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जल उठती है। वो झट से चुड़ैल की तरफ मुड़ जाता है और हिम्मत करते हुए पहेली का जवाब देता है। इस पहेली का जवाब है तलवार। जवाब देते ही सुमित अपनी आंखें बंद करता है। उसे पता था कि उसका जवाब अगर गलत हुआ तो उसकी मौत पक्की है, और वो अपनी मौत को अपनी खुली आंखों से देखना नहीं चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने बंद आंखों के सामने कोई तेज़ रोशनी दिखाई देती है। सुमित धीरे से अपनी आंखें खोलता है। सामने का नज़ारा देख सुमित हैरान रह जाता है। वह हैरानी से तलवार को देखता है। भैरव तलवार में ऊर्जा की एक लहर दौड़ती है। पूरी भैरव तलवार प्रचंड रोशनी से जगमगा रही थी। तलवार की चमक से कमरे में चारों तरफ प्रचंड उजाला हो जाता है। उजाला इतना ज़्यादा था कि सुमित को अपने हाथ का सहारा लेते हुए भैरव तलवार को देखना पड़ रहा था। इस तरफ चुड़ैल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह भी तलवार को ठीक से देख नहीं पा रही थी। वह तो प्रचंड ऊर्जा को देख डर के मारे 2 कदम पीछे ही हट गई। थोड़ी देर बाद तलवार से निकली हुई दिव्य रोशनी पुनः तलवार में समा गई और फिर सब नॉर्मल हो गया। सब कुछ नॉर्मल होता देख चुड़ैल खुश होकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। आज सालों बाद मेरा सपना पूरा हुआ। ये कहते हुए वह तलवार लेने के लिए सुमित की ओर बढ़ जाती है। लाओ सुमित, दो मुझे तलवार। मैं और दर्द नहीं कर सकती। लाओ, दो मुझे वो तलवार। चुड़ैल की बात सुनकर सुमित मन ही मन खुद से बुदबुदाता है। अगर मैंने इसे तलवार दे दी तो उसकी क्या गारंटी है कि ये मुझे और मेरे दोस्तों को जिंदा छोड़ देगी। इसने तो इस तलवार को पाने के लिए अनगिनत लोगों की जान ली है, तो फिर ये मुझे क्यों छोड़ेगी। नहीं सुमित, इस पर भरोसा मत कर, इसे तलवार मत देना। अपने आप को समझाते हुए सुमित चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ता है। चुड़ैल के नज़दीक पहुंचने पर उसने तलवार को चुड़ैल की तरफ बढ़ा दिया। चुड़ैल आगे बढ़कर तलवार को अपने हाथों में पकड़ने ही वाली थी कि सुमित ने तेजी से चुड़ैल पर वार करने से पहले तलवार को पीछे खींच लिया और फिर पूरी ताकत से तलवार को चुड़ैल के पेट में घुसेड़ दिया। हाँ, हाँ। वो चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसका अंग अंग जलने लगा, मानो जैसे उसके ऊपर किसी ने जलते हुए अंगारे फेंक दिए हों। जलते हुए उसने सुमित से क्रोध भर स्वर में कहा, मैं वापस आऊंगी सुमित, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ। एक जोरदार चीख के साथ वो चुड़ैल सुमित के सामने से गायब हो जाती है और तलवार वहीं जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद कमरे में अचानक एक तेज रोशनी आ जाती है और रोशनी से ऋतिक और सैनी बाहर आते हैं। ऋतिक और सैनी को सही सलामत अपने सामने देख सुमित बहुत खुश हो जाता है। ऋतिक, सैनी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ यार, हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन वो चुड़ैल कहाँ गई? वो चुड़ैल मारी गई है। मैंने उसे मार दिया। जिस तलवार को पाने के लिए उसने हज़ारों लोगों की जान ली, उसी तलवार से मैंने उसका कत्ल कर दिया। सैनी और ऋतिक को भैरवी तलवार और चुड़ैल के खूनी खेल के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए सैनी हैरानी से
सुमित से तलवार के बारे में पूछता है। क्या तलवार? कौन सी तलवार? भैरवी तलवार, वो रही वो तलवार। अरे कहाँ गई वो तलवार? सुमित तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन उसे वहाँ तलवार दिखाई नहीं देती। तलवार वहाँ कहीं नहीं थी, तलवार कहीं गायब हो चुकी थी। लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना था। इसके बाद वो अपने सारे दोस्तों को गले लगा लेता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने पहला इसका पार्ट नहीं देखा तो वो भी जल्दी से देख लें, ठीक है।